अगर आपको कभी भी एनर्जी की बात करनी है तो आपको N+L रूल ध्यान रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होगा जिसको आप लिख ना पाए मेरे भाई। दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको एक एक करके पढ़ने वाली है। पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। अगर N+L की वैल्यू कहीं पर सेम आ रही है तो इस बात का मतलब आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग की बात करने वाला हूँ। केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। नोट्स का मतलब होता है कि खुद की समझ में आना चाहिए। चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। अभी तक आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग की बात करने वाला हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेडिंग का नाम रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको एक एक करके पढ़ने वाली है और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल का सवाल डायरेक्ट भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए मेरे भाई एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहली हेडिंग अपनी शुरू करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आप बड़ी क्लास में अब आ चुके हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटलीस्ट आपको मतलब तो पता होगा, वही जो आप बोलते हैं 1:2 2:2। तो सबसे पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है ना। क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप करने वाले, इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इन डिफरेंट सेल के अंदर, सब सेल के अंदर और ऑर्बिटल के अंदर। क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल में, सब सेल में या ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू रूल्स। आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। जिन रूल की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला रूल हम पढ़ते हैं अबाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैं इनकी बात मेरे भाई मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो बिल्कुल सिंपल है। कोई आज से आज के बाद पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल में, सब सेल में या ऑर्बिटल में कुछ रूल्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सोडियम, है ना। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना है तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। तो कैसे लिखोगे, छोटी क्लास में लिखा जाता था, दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। चेक करिएगा, टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी को तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इस बात का मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि सोडियम के, ध्यान दीजिएगा, कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इस बात का मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि सोडियम के फर्स्ट सेल में, ध्यान देना, यानी के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा क्या है कि फर्स्ट सेल, ये रही आपकी फर्स्ट सेल, दैट इज के सेल, है ना। तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। धीरे 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 करके आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हम सेकंड सेल की बात करें, जो सेकंड सेल आपकी एल सेल है, ये रही आपकी 2s and 2p, ये एल सेल है। तो आप चेक करेंगे सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में रखे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन आपके p में रखे हुए हैं। ये सिंपल मतलब हुआ। और थर्ड सेल की अगर मैं बात करूं तो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये है k थी, ये l है और ये m है, ये है ना। तो इन सेल के अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये पता चल पाएगा कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन किस सेल में, किस ऑर्बिटल में, ये किस सब सेल के अंदर है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो बिल्कुल सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब मेन मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए मैंने आपको अभी बताया कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं एक
प्रीव्यू आपको दे रहा हूँ इन रूल्स का। डिटेल जब हम कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बिल्कुल डेप्थ इनको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपको इतना बता रहा हूँ जितना इनऑर्गेनिक में ज़रूरत पड़ती है। कुछ कोर रूल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रूल जो होता है दैट इज आफबाऊ प्रिंसिपल, है ना। आफबाऊ प्रिंसिपल, एक्चुअल में ये आफबाऊ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये आफबाऊ एक जर्मन वर्ड है। क्या है ये? आफबाऊ एक जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है बिल्डिंग अप, है ना, बिल्डिंग अप रूल। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग अप रूल। तो आफबाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग। ऑर्बिटल की एक बिल्डिंग सी बनती हुई आपको दिखाई देती है। याद करो जब एनसीईआरटी में आप पढ़ते थे तो 1s 2s ऐसे लिखा रहता था ना, याद करो 2p 3s 3p 4s 4p 4d, यहाँ पे 3d लिखा रहता है। तो ये ऑर्बिटल की एक जस्ट आपको बिल्डिंग सी बनती हुई दिखाई देती है। एनसीईआरटी में पिक्चर कुछ इस तरीके से लिखी रहती है, ये बनाया रहता था एनसीईआरटी के अंदर मेरे भाई, है ना। तो बिल्कुल सिंपल होता है, ऐसे इस तरीके से ये रहता है मेरे भाई। तो एक ऑर्बिटल की बिल्डिंग सी बनती हुई रहती है। अब मेन मुद्दा ये है कि ये रूल कहना क्या चाहता है। ये रूल कहना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि ये आफबाऊ का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी। यानी पहले लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल भरी जाएंगी। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगी। ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगी। सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, फॉलोड बाय हायर एनर्जी। पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में भरे जाएंगे। अगर हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा। इस ऑर्डर को आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगा। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में। यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आता है, 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में आता है। इस तरीके से आफबाऊ ने एक नेमोनिक टेक्निक, ये कोई एज सच कोई रूल नहीं था, ये क्या है? नेमोनिक टेक्निक है, यानी याद करने का एक रूल है। ऑर्बिटल को जस्ट याद करने का रूल है। तो आप इसको जस्ट लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लर्न करके तो काम चलेगा नहीं। हर किसी बात का लॉजिक होता है। ये तो आफबाऊ भाई साहब ने बोला, लेकिन इस बात को अगर हम पूरे तरीके से एक्सप्लेन करें कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है N+L रूल। अगर आपको कभी भी एनर्जी की बात करनी है तो आपको N+L रूल ध्यान रखना है, जहाँ पर N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। N+L रूल किस काम आता है? एनर्जी को बताने के काम आता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी को बताने के काम आता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 2s और 3p में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, तो जिसकी एनर्जी कम होगी। अब कम एनर्जी किसकी होगी? तो ये बात आपको पता लगेगी N+L रूल से। क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं उतना बता रहा हूँ जितना इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी। कभी डिटेल जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या बोलता है? ये बोलता है कि लोअर N+L फिल फर्स्ट। ध्यान देना, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 4s और 3d, एग्जाम्पल समझिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होगी कि 4s में और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो इसने बोला दोनों के लिए चेक करिएगा n की वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये आगे लिखी हुई है 4, ये आगे लिखा रहता है n की वैल्यू। 3d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम l की बात करें, l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यू फिक्स होती है। s ऑर्बिटल के लिए 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2, इस तरीके से। तो s ऑर्बिटल के लिए 0 एंड d ऑर्बिटल के लिए हो जाएगी 2। अगर मैं N+L करूँ तो यह आया 4 और यह आया
5। ये कहना चाह रहा है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, यानी 4s और 3d में एनर्जी 4s की कम है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा। कितना सरल है मेरे भाई, कितना सरल है। तो 4s और 3d में से जो पहले इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ये रूल बोलता है। अगर मान लो n+l की वैल्यू सेम आई, इफ n+l वैल्यू इज सेम, मान लीजिए कहीं पर ऐसा केस हो जाए कि n+l की वैल्यू सेम हो जाए। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, मान लीजिए मैं आपसे बात करूँ कि 3d की बात करूँ एंड 4p की बात करूँ, है ना। अब चेक करिएगा, n+l n की वैल्यू 3d ऑर्बिटल के लिए 3, 4p ऑर्बिटल के लिए 4, l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2, p ऑर्बिटल के लिए 1, n+l इसके लिए 5, इसके लिए 5। तो दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है। अगर n+l की वैल्यू सेम होगी तो लोअर वैल्यू n फिल फर्स्ट, यानी अगर n+l की वैल्यू सेम है तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू, आपको क्या चेक करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। यानी कहने का मतलब 3d के लिए n की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जंपिंग इज नॉट अलाउड, हमेशा पहला पॉइंट पहले लगाना है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट। तो क्या बोलता है ये एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो क्या बोलता है n+l रूल, कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाएगा। अगर n+l की वैल्यू कहीं पर सेम आ रही है तो इस बात का मतलब आप चेक करेंगे n की वैल्यू, जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। आपसे पेपर में बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आप इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो अब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछूं, ऐसे सवाल बनने के हाई चांसेज हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मान लो मैं ऐसे सवाल बना दूं इनऑर्गेनिक में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, है ना। मान लो कुछ रैंडम ऑर्बिटल लूं, मान लीजिए मैं लूं 6s, 5d, 4f एंड मान लीजिए मैं और लूँ 5p। इनको आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो एनर्जी का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप क्या करें, तुरंत n की वैल्यू लिख लें, n की वैल्यू इस ऑर्बिटल के लिए कितनी हो गई, 6, 5, 4, 5। सिंपल। l की वैल्यू आपको पता ही है, s ऑर्बिटल के लिए 0, d ऑर्बिटल के लिए 2, f ऑर्बिटल के लिए 3 एंड p ऑर्बिटल के लिए 1। n+l की वैल्यू निकाली, ये आई 6, 7, 7 एंड 6। यस और नो, यानी ये तय बात है कि 6s और 6p ये जो है 6s एंड 5p के लिए एनर्जी कम है, मतलब सॉरी n+l की वैल्यू कम है, तो दोनों के लिए n+l की वैल्यू कम है। ये तो तय बात हो गई कि 6s और 5p पहले भरे जाएंगे 5f और 4d से। अब दोनों में से कम किसकी होगी, जब n+l की वैल्यू सेम है तब आपको चेक करना है कि कौन सी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम है, यानी सबसे पहले भरा जाएगा 5p जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, 5p के बाद भरा जाएगा 6s। यस और नो, 6s के बाद इन दोनों के लिए अगेन सेम है, तब भरा जाएगा 4f और सबसे हायर एनर्जी होगी 5d की, सबसे हायर एनर्जी होगी 5d की। तो आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है n+l रूल। तो आपको आप बहु प्रिंसिपल को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रो बना दूंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, आप इसी तरीके से रूल को फॉलो करें। तो ये था पहला रूल, आपने पढ़ा n+l रूल, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। अब चलता हूँ आगे। नेक्स्ट रूल होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली साइंटिस्ट का नाम है जिसने रूल दिया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप नोट्स हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, किसी भी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको आती है आप उस लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं। नोट्स का मतलब होता है कि खुद की समझ में आना चाहिए, है ना। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलना चाहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए कोई
एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा है रूल। और दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, एक क्लॉकवाइज भरा जा सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज भरा जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे लिख रखा है 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल के अंदर 3 सबसेल होती है ना, 3 सबसेल है, दैट इज 2px, 2py केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, 2pz। तो ये क्या कहना चाह रहा है, हर एक ऑर्बिटल में इसमें एक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 में मैक्सिमम 3 सबसेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी का अपडेटेड वर्जन जो आप बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे भाई खुद बता सेम कैसे हो जाएंगी, अगर यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो यहाँ पर +1/2 आती है क्लॉकवाइज वाले के लिए और -1/2 आती है एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए। तो ये रूल बोलता है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, कितना प्यारा रूल है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं हो। क्योंकि अगर आप 2 से ज्यादा करोगे तो भाई साहब उनकी स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाएगी, तो क्या फायदा फिर, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये बात बताई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल, या इसी को बोलते हैं वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब आधा से ज्यादा लोगों को इसका नाम ही पता नहीं होगा कि क्यों इसका नाम पड़ा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्यों इसका नाम पड़ा मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल। तो जरा ध्यान से समझो, कहना क्या चाह रहा है ये रूल, क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग, सिंगली बिफोर पेयरिंग। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो ये रहे 2p ऑर्बिटल। ये वुंड्स भाई साहब का कहना है कि इस वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कि आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते हैं जब तक हर एक ऑर्बिटल, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करवा सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते हैं जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। यानी पहले आपको ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करना है, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद पेयरिंग हो जाए, है ना, कि ऐसा ना हो कि पहले पेयरिंग करवा दी। इसी को आप बोलते हैं वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, अब नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 एंड 2p कितना जाएगा 2p3, है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं सपोज दैट आपको, है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन 2p3 की पेयरिंग कैसे करवाएंगे आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि इसमें पेयरिंग करवा दी और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, दिस इज रॉन्ग। इसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास आप पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते हैं जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, यानी 2p ऑर्बिटल की फीलिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, कभी डिटेल करूंगा, क्योंकि ऐसे आने से मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती है, तभी तो रूल का नाम पड़ा मैक्सिमम। डिटेल करेंगे कभी उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ी मेरे भाई तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। क्या होता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो ध्यान रखें, स्टेबिलिटी के लिए एटम कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से इस रूल को ध्यान रखें। जल्दी से रिकॉल करवाता हूँ, क्या बोलता है आप बाबू, क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाएंगे। एनर्जी का ऑर्डर का पता आप कैसे करेंगे, n+l रूल से पता करेंगे। जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। दूसरा पाउली भाई साहब का सिंपल स्टेटमेंट है
कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती। इसका अपडेटेड वर्जन होता है कि हर एक ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो सकते। वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई करने हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक एक करके बनने हैं, यानी फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। पेयरिंग पहले नहीं करेंगे आप, इसको डिटेल कभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इस बारे में मेरे भाई चर्चा करेंगे। बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल बेहतरीन आसान तरीके से आपको लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब चलता हूँ एक और बात, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। भयंकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब जो एक्सेप्शन जिनको आप बोलते हो मेरे भाई, वो एक्सेप्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट की पावर 100 है। जरा चेक करिएगा, पहले बात को समझिएगा। हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम स्टेबल नहीं होती है। आप हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम स्टेबल नहीं होती है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी मेरे भाई अलग अलग होती है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, जिनको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो एक्सेप्शन। जबकि मेरे भाई केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। एक्सेप्शन का मतलब आपको उसका रीजन ही नहीं पता, और हम आपको रीजन बताएंगे। समझने बात को? तो ऐसा क्यों होता है जरा चेक करिएगा। हमारे पास 2 स्पेशल केस होते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी होने के। अगर ये 2 केस कहीं पे बन रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ये 11,000 वोल्टेज का झटका है मेरे भाई, 11,000 वोल्टेज का झटका है। अगर कहीं पर ये 2 केस दिख जाए, कौन से? नंबर फर्स्ट वन इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल? हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब होता है जब P में 3 इलेक्ट्रॉन हो, P में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हाफ फील्ड बोला जाएगा। केवल तभी हाफ फील्ड बोलूंगा जब P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी P3 होगा, तब हाफ फील्ड बोलूंगा। D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब हाफ फील्ड होगा, यानी हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तब हाफ फील्ड बोलूंगा। F में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहीं पर बन रही है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होती है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होती है। अब क्यों होती है चर्चा करेंगे इस बात पे। दूसरा फुली फील्ड, फुली फील्ड ऑर्बिटल। जैसे फुली फील्ड ऑर्बिटल का मतलब P में आ जाए 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब फुली फील्ड तभी बोलूंगा जब P में 6 होंगे, 6 से कम नहीं होने चाहिए, तो 6 होंगे। D में आपको पता लग गया कितने होंगे, 10 होंगे। F में कितने होंगे, 14 होंगे। तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होती हैं वो फुली फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल रिलेटिवली मोर स्टेबल। और इसी वजह से कुछ एलिमेंट मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से डेविएशन शो करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड कुछ और आएगा, इन रियलिटी कुछ और होगा। तो इन्हीं बातों को आपको मेरे भाई ध्यान रखना है ना। तो कहीं पर अगर आपको ये स्पेशल 2 केस दिख जाए तो आपको एकदम दिल थाम के बातों को समझना है। जैसे वाई दिस वाज स्टेबल, ये ऑर्बिटल स्टेबल क्यों होती है। मैं आपको उतना रीजन बता रहा हूं जितना इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे कभी डिटेल करूंगा इसको, एकदम मास्टर लेवल तक इसको लेके जाऊंगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। क्यों होती है, सबसे पहले ये रीजन समझो, पहले दूसरा रीजन पहले समझते हैं ना। पहले ग्रेटर सिमेट्री। ग्रेटर सिमेट्री एक्चुअल में क्या होता है, जब ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मान लीजिए 2p3 है, तो हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। इस बात का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्ट्रीब्यूट है हर एक ऑर्बिटल में। और ये नेचर का रूल है, ये नेचर का रूल है। नेचर हमेशा सिमेट्री को प्रिफर करती है। नेचर में जो भी चीज़ें सिमेट्रिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप मुझे देखिए, मैं सिमेट्रिकल हूँ, आप इधर से देखिए, इधर कान है, इधर कान है, इधर आँख है, इधर आँख है, तो सिमेट्रिकल है। तो नेचर में अगर कहीं पर सिमेट्री है तो नेचर सिमेट्रिकल चीज़ों को प्रिफर करती है, इसी वजह से वो स्टेबल होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जिससे आपका जो अरेंजमेंट बनेगा वो परफेक्टली बैलेंस अरेंजमेंट बनेगा। यानी ये जो अरेंजमेंट बनेगा ये परफेक्टली बैलेंस बनेगा, मोर सिमेट्रिकल होगा
और मोर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। आप ये बोल सकते हैं मोर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल ग्रेटर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल आर ग्रेटर स्टेबिलिटी। आप ऐसा बोल सकते हैं ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो पहला बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल आसान बात है। इसी को आप इससे भी लिंक कर सकते हैं मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अगर पेयरिंग कम होगी, मान लीजिए हर एक ऑर्बिटल में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, पेयरिंग नहीं हुई, अगर पेयरिंग कम होगी तो पेयरिंग कम होने की वजह से इनके बीच में जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है मेरे भाई, वो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कम होगा। और आपको पता है अगर म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जितना कम होगा, इस बात का मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो दो रीजन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल करेंगे, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल के केस में जो एक्सचेंज एनर्जी आती है, एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम आती है। एक्सचेंज का मतलब होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम सबसेल। सेम सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। तो जब हाफ फील्ड और फुली फील्ड कोई ऑर्बिटल बनती है तो उनकी एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होती है। कभी डिटेल करेंगे कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। अगर ये पैरेलल रखे हुए हैं, यानी क्लॉकवाइज हैं या सारे क्लॉकवाइज हैं, सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन कहीं पे हो रहा है तो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी कहीं पर रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेस सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, यानी अट्रैक्शन से, वही मैंने कहा, अट्रैक्शन होने की वजह से आपको एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कोई हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल क्यों स्टेबल होती है, कोई आपसे पूछे तो पहला रीजन होता है ग्रेटर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल क्लियर हुआ मेरे भाई, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल हुआ। कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल यहाँ पर हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के। क्लासिकल एग्जाम्पल हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्लास 12 में आप पढ़ते हैं कॉपर 29। कॉपर 29, अगर कॉपर 29 का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होना चाहिए 4s2 3d9, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है, सही वाला होता है एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाता है 4s1 3d10। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा करने से 3d ऑर्बिटल फुली फील्ड हुई जो कि मोर स्टेबल हुई। तो एक्सपेक्टेड कुछ और था और एक्चुअल कुछ और था। वो गाना फिट बैठता यहाँ पर कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, है ना। होना ये चाहिए था, हो ये रहा है। इसको आप एक्सेप्शन की तरह पढ़ते थे, लेकिन इन रियलिटी एक्सेप्शन नहीं है मेरे भाई, मोर स्टेबल होगा वो, है ना। और आप पढ़ सकते हैं सिल्वर, पढ़ सकते हैं 3d9 4s2, ये नहीं हो सकता, एक इलेक्ट्रॉन फिर से जंप करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्टेबल होगी। आपका फेवरेट एग्जाम्पल कॉपर याद करो, कॉपर, क्रोमियम का क्रोमियम 24, इसका सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, है ना। तो ये एक्सेप्शन नहीं है। आपको अगर मैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात करूं तो केवल इन्हीं में देखने को मिलेगा, क्रोमियम में, मोलिब्डेनम में, टेक्नीशियम में, रेनियम में, ईयू में एंड जीडी। गैडोलोनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। अगर हम फुली फील्ड ऑर्बिटल की बात करें, कॉपर, ईजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, पैलेडियम, वाईबी, ल्यूटेशियम, इन ऑर्बिटल को छोड़ करके कहीं पर भी आप फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आप नहीं देखते हैं। फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट केवल और केवल आपको यहीं पर दिखाई देता है मेरे भाई। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेसिक से लेकर के और एडवांस तक आपको बताऊंगा। आप उस लेक्चर को देखने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप प्रो बन जाएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होगा जिसको आप लिख ना पाए मेरे भाई। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो आपसे नई एनर्जी, नए उत्साह और नए रिदम के साथ नई क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी।